सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी भी इंतखाबी मुहिम में तेज़ी ले आई है। आज बिलावल भुट्टो ने एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया और मुखालिफिन को बुढ़ापे के ताने भी दे डाले। बिलावल ने कहा, पीपल्स पार्टी की मुखालिफ कोई नून लीग या PTI नहीं, इसकी मुखालिफ महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। हमें सोचना होगा कि क्या 70 साल बाबों के हाथ में मुल्क की हुकूमत दे दें। अपने खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है आप मुझे मौका दें, अवाम एक बार मौका दें, मायूस नहीं करूँगा। सियासी तज्ज़ियाकारों की राय में बिलावल अवाम को मुखातिब करके किसी और को सुना रहे हैं। ये सच है कि इस वक्त बड़ी सियासी जमातों में सिर्फ पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसकी क़यादत नौजवान बिलावल संभाले हुए हैं। अवाम किसके हक़ में फ़ैसला सुनाते हैं, सबकी मकबूलियत का पता तो 8 फरवरी को चलेगा। मगर फिलवक्त नून लीग कबूलियत की बुलंदियों पर है। इलेक्टेबल्स और छोटी सियासी जमातें नून लीग से इतिहाद या सीट एडजस्टमेंट के लिए बेकरार दिखाई देती हैं। बलूचिस्तान की बाप पार्टी नून लीग को प्यारी हो चुकी। MQM ने भी अपना वजन नून लीग के पलड़े में डाला। GDA से सियासी रिश्तेदारी की खबर भी जल्द आ सकती है। और पंजाब, जिसे कभी नून लीग का किला कहा जाता था, वहाँ काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट नून लीग की मजबूरी है तो PTI के मुनहरिफ को टिकट देना अलग दर्द सर बना है। और फैसला उस नवाज शरीफ को करना है जो सियासी और तबई गुस्ले सेहत फरमा कर ताज़ा लंदन से वापस तशरीफ़ लाए हैं। सवाल यह है कि नवाज शरीफ क्या फैसला करेंगे और इस फैसले से क्या नून लीग को इंतखाबी शिफा मिलेगी। इसी से आगाज़ करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम जनाब मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब। मुफ्ती साहब, ये आपको क्या लगता है, एक तो नून लीग की स्ट्रेटजी आपको अच्छी लग रही है कि बहुत सी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट, और इसमें अपनी जमात के हवाले से ख़ास तौर पर फरमाइएगा कि जमीयत उलमा इस्लाम क्या इस बारे में सोच रही है। ज़ाहिर है नून लीग राब्ता तो यकीनन कर रही होगी और आगे चल के होगा, तो आप भी सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं नून लीग के साथ। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आपका वोट बैंक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा गाजी साहब, ये ऐसा है कि हमारा तो PDM में एक साथ काम करने का तजर्बा है ना जी, और हमने कामयाब तजर्बे से चेयरमैन PTI जो हैं वो चले गए हुकूमत से भी और सियासत से भी। तो अब ज़ाहिर है ये बकिया जमातें आपस में इंतखाबात लड़ेंगी, तो वो जब लड़ेंगी तो फिर एक दूसरे के खिलाफ बातें तो आएंगी। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ की ये बात अच्छी है कि वो सब लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं और उन्होंने मीनार पाकिस्तान में कह दिया कि बस आप माजी को भूल जाएं और मुस्तक़बिल की तामीर करें और एक साथ चलेंगे। अब ये तो सब लोगों का। मुफ्ती साहब, एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी तनहा क्यों? क्या आप उनके साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं कर सकते? इस तरह नून लीग के हवाले से मुझे लग रहा है कि आप समझते हैं कि मियाँ साहब अच्छा कर रहे हैं और शायद आप जाकर ये तो आप बेहतर बता सकते हैं कि सीट एडजस्टमेंट उनके साथ हो सकती है, नून लीग के साथ या नहीं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्यों नहीं? देखें ना, इसमें गलती पीपल्स पार्टी की है ना कि उन्होंने अपना वज़ीर आज़म अनाउंस किया तो इन्होंने भी अनाउंस किया, तो वज़ीर आज़म के मुकाबले में आ गया ना। इसका मतलब ये कि दोनों वज़ीर आज़म की दौड़ में आ गए, तो इनमें इक़्तिदार की जो लैला है उस पर ये दोनों झपट रहे हैं, उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो यहाँ फिर वो रकाबत होती है ना, तो वो उसको इसलिए आप उसको तन्हाई का नाम लेते हैं। अगर वो वज़ीर आला के लिए वज़ीर आज़म के लिए क्वालिफाई न करते और सिर्फ नून भी क्वालिफाई करता तो फिर थोड़ी सी सख्ती और शिद्दत न होती। लेकिन ये कि वो भी अपना वज़ीर आज़म ला रहे हैं, नून कह रहे हैं कि हमारा वज़ीर आज़म होगा मियां नवाज शरीफ साहब, और पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारे वज़ीर आज़म हो गए बिलावल साहब। अब वज़ीर आज़म जब मुकाबला होगा तो फिर यही पोजीशन हुई और क्या होगी। हम चूंकि इस दौड़ में नहीं हैं तो लिहाजा हमारे साथ किसी की शिद्दत वाली पॉलिसी नहीं है। हमने सूबा सिंध के अंदर तो तय किया है, बाकी 3 सूबा में तय होना बाकी है। सूबा सिंध में हमने ये तय किया है कि हम वहाँ नून और ये जो इत्तेहाद बना है उसके साथ जाएंगे। उसकी वजह ये है कि हमें कुछ शिकायतें थी 2018 में पीपल्स पार्टी से और 2013 के अंदर भी हमें शिकायतें थी, तो हमारी शिकायतें नहीं सुनी गई। हम उनको सिंध की एक बड़ी जमात समझते हैं, लेकिन अंदरूनी सन हम अपने आप को दूसरी बड़ी जमात समझते हैं।
तो हमने उनकी हैसियत को तस्लीम किया, उन्होंने हमारी हैसियत को तस्लीम नहीं किया। हम उनको बड़ी जमात समझते हैं, वो हमें दूसरी बड़ी जमात नहीं समझते। तो हमारे बहुत सारे उम्मीदवार वो मामूली वोटों से हार गए या उनको हरा दिया गया और वहाँ जबरदस्ती की गई। यानी एक धांधली होती है, एक जबरदस्ती होती है। तो इस तरह में शिकायतें थी, तो वो शिकायतों को रफा करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। अब अगर हम जाएंगे वहाँ पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो इनको गिला नहीं होगा और शिकायत नहीं होगी। तो सूबा सिंध के बारे में तो तय है और बाकी भी कुछ बातें सामने आ जाएंगी। मौलाना साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ मुफ्ती साहब, तो कराची के बल्दियाती इलेक्शंस में तो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया JUI ने। देखो, ये जो बल्दियाती इलेक्शन होता है इसकी और पोजीशन होती है। वहाँ मुकाबला था जमात इस्लामी के साथ। जब मुकाबला जमात इस्लामी के साथ था तो फिर वहाँ जमात इस्लामी के लोगों ने हमारी जमात को करीब नहीं किया, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं की, तो पीपल्स पार्टी की। तो उन्होंने ऐसा भी किया कि हमारे आदमी को अपने इंतखाबी निशानी पकड़ा दिया। तो वहाँ एक माहौल बन गया था कि पीपल्स पार्टी जेल में फुर्बत हो गई है, लेकिन उसको आप किसी और पर क्यास नहीं कर सकते। इसकी वजह कि हर एक इलाके के अंदर लोकल लोकेलिटी को देखा जाता है, वहाँ मकामी हालात के मुताबिक फैसला होता है, उमूमी फैसला हमारा ऐसा नहीं। जी, और माजी में तो पीपल्स पार्टी के साथ भी JUI का इत्तेहाद रहा है। चलें, ये भी हो चुका है कि सिंध में आप मुखालिफ हों तो खैबर पख्तूनख्वा में तो इकट्ठे हो सकते हैं या नहीं, या मुश्किल है? क्योंकि पीपल्स पार्टी देख रही है अवामी नेशनल पार्टी की तरफ, तो आप सब इकट्ठे रहे हैं PDM में, लेकिन अब चलें अलग अलग एजेंडा होगा, अपनी अलग अलग सीट होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ अगर खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं सीट एडजस्टमेंट हो सकती है तो इसका मतलब है नून लीग के साथ, अगर नून लीग के साथ आप सीट एडजस्टमेंट करते हैं, इत्तेहाद तो नहीं नज़र आ रहा, तो उसमें फिर आप क्या पंजाब में कहेंगे कि JUI को भी कोई सीट एडजस्टमेंट के तौर पर वहाँ भी कोई पंजाब में भी एडजस्ट किया जाए? फिर हमारी बातें तो चल रही हैं कि हम पंजाब में जब हमारे हल्के हैं, खासकर जनूबी पंजाब के अंदर, वहाँ हम थोड़ी सी पुश मांगेंगे उनसे। लेकिन ये कि यहाँ सुबह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमें ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है। हमारे जो हल्के हैं उनके हम 3 किस्मों में तकसीम किया है। एक को हम कैटेगरी A कहते हैं, उसके अंदर हमारे हल्के मजबूत हैं, पार्टी कोई हो हमारे साथ या ना हो या उम्मीदवार कोई भी हो तो हम वो हल्के जीत जाते हैं। B के अंदर हमें ज़रा एक परेशानी होती है कैटेगरी B के अंदर कि हमारा उम्मीदवार अगर मजबूत हो तो वो अपने साथ कोई वोट लाए तो पोजीशन अच्छी हो सकती है। और C वो कैटेगरी जो आप किसी भी के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह में ज्यादा जरूरत तो पंजाब में रहेगी, यहाँ रहेगी। तो हम भी चाहेंगे कि हमारी जमात जो है वो हर सूबे की जमात हो, तो उसके लिए हम पंजाब में उनसे सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं। जी, अच्छा, खुरम रोकड़ी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं। और खुरम रोकड़ी साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह आप नून लीग हर एक से सीट एडजस्टमेंट की बात कर रही है सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हत्ता कि काफ लीग के साथ भी बात हो रही है, तो IPP क्यों नहीं? क्योंकि आपके पास भी तो इलेक्टेबल्स हैं। क्या आप वो समझते हैं कि IPP इस काबिल ही नहीं है कि उसके साथ कोई सीट एडजस्टमेंट की बात की जाए? हत्ता कि जो मुनहरिफ अराकीन थे उनके हवाले से भी खबर आई है कि 20 में से 9 PTI मुनहरिफ अराकीन को नून लीग का टिकट हासिल करने में मुश्किलात हैं, बाकी वो किसी ने एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन IPP की तो बात भी नहीं हो रही। नहीं, IPP की अपनी स्ट्रेंथ है ना जी। IPP कोई कमजोर पोजीशन में नहीं है कि उससे बात करें। IPP से कौन कैसे बात करेगा? IPP तो उम्मीदवार है चीफ मिनिस्टर पंजाब की, और IPP ये क्लेम करते हैं हम कि हम हमारे पास इतनी सीट्स आएंगी कि हम अपना इजीली चीफ मिनिस्टर लेके आएंगे पंजाब के अंदर। तो स्ट्रेंथ क्या, स्ट्रेंथ इस स्ट्रेंथ के साथ आपके साथ इस तरह कोई बात नहीं करता होगा कि आपके को 5 आदमी है या 8 आदमी है जो आ जाएंगे किसी पार्टी के साथ। हमारी अपनी एक स्ट्रेंथ है, और ये एक दलील है आपकी ये इस बात का कि उस स्ट्रेंथ की वजह से हम इक्वल लेवल के ऊपर बात करेंगे, और जब टाइम आएगा तो उस वक्त बात होगी। जी सर। अच्छा, आपका सर मेन जो कंटेंडर होगा पंजाब में, वो आप किसको देख रहे हैं? नून लीग कोई? देखें, पंजाब में है ही नून लीग। पीपल्स पार्टी तो पंजाब से अपने आप को बहुत अरसा पहले से पीपल्स पार्टी ने 18th अमेंडमेंट के बाद पार्टीज राजी हो गई कि सूबों के अंदर हम रहें, और हम नेशनल पार्टी बनने का जो उनका स्कोप था या जो उनको करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया जी। तो हमारा मुकाबला तो नून के साथ ही होना है। ठीक, तो लेकिन सर नून लीग ने ऐसा क्या किया कि लोग आपको वोट करेंगे, या आप का क्या खामी है नून लीग में कि उसको वोट नहीं करना चाहिए, IPP को करना चाहिए? नून लीग अगर आप समझते हैं उसी से मुकाबला है
जी जी देखें, बात यह है कि मैं खामियां क्या गिनवाऊं और गिनवाने की जरूरत कोई नहीं है। हमारा एक अपना वोटर है, हमारी पार्टी का जो वजूद है उसकी एक अपना रीजन है कि कैसे वो पार्टी बनी, हम कौन लोग हैं, कहां से आए हैं। जो हमारे साथ है, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो नून को वोट नहीं देते, वो पीपुल्स पार्टी को वोट नहीं देते, वो वोट हमें ही पड़ेगा। और इसका सारों को पता है, तमाम स्टेक होल्डर्स को पता है, तमाम पार्टीज को पता है इस चीज का। जी देखिए खुरम साहब, जी हमारे तो यही है ना कि अगर कहीं कोई खामी है तभी तो एक नई जमात को बनाता है। यार उसने डिलीवर नहीं समझते हैं कि वो वोट देंगे, वो किसी वजह से ही देंगे, या उनको कोई पीपल्स पार्टी पे एतराज़ होगा, मिसाल के तौर पर जनाब उन्होंने हुकूमत मिली, उनको डिलीवर नहीं किया, तो तभी लोग आपके साथ है ना, वरना दूसरी तरफ चले जाएं। तो नून लीग तो ये दावा करती है कि हमने रियासत बचा ली, हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, हम दोबारा 2017 के दौर में ले जाएंगे। तो आपको लगता है कि आपका वोटर इसको नहीं मानता, उन पर एतबार नहीं करता, उन पर यकीन नहीं करता? देखिए, इसमें शक है, एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। और क्योंकि होता ही है कि पार्टीज को जब हो जाते हैं ना बहुत ज्यादा अरसा और एक ही चेहरे बार बार आते हैं, तो वो लोग उन चीजों से भी आजिज आ जाते हैं। लोगों को तब्दीली की जरूरत होती है, और इसीलिए विद इन पार्टीज का जो असल प्रोसेस है कि आपके विद इन पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो, आपकी लीडरशिप पार्टीज के अंदर भी चेंज हो, आप यार ये कोई एक बिजनेस ग्रुप तो है नहीं कि वो एक ही बंदे के अंडर वो रहेगा बिजनेस ग्रुप। तो लोगों के जो इश्कालात होते हैं, या लोगों को जो उनके मजबूरियां होती हैं और लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, वो तो एविडेंट है, होती हैं, पूरी दुनिया में होती हैं। तो हमें भी मालूम है, अब नून ने अपनी स्ट्रेंथ पे चलना है, हमने अपनी स्ट्रेंथ पे चलना है, तो ये तो डिसाइड करेगा इलेक्शन डे के कौन कहां पे खड़ा हो। ठीक है जी। मुफ्ती साहब, अभी मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दौरे कर रहे हैं, जाकर मिल रहे हैं पार्टी के सरबराहान से, आपसे भी शायद मुलाकात आने वाले दिनों में होगी, खैबर पख्तूनख्वा भी आएंगे। उन्होंने ये कहा है कि जी हम तो तैयार ही नहीं थे हुकूमत लेने के लिए 2022 में, और ये कि डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए किया। फिर वो नवाज शरीफ इस्तीफ़ा देने लगे थे बतौर वज़ीर-ए-आज़म, और उनकी तकरीर भी तैयार थी, मैंने तकरीर देख भी ली थी। तो उस वक्त कहीं आपसे कभी कोई मुशावरत हुई इस बारे में कि जनाब हम हुकूमत क्यों ले रहे हैं, क्या वजह है? और फिर शहबाज शरीफ साहब जब इस्तीफ़ा देने लगे थे, ज़ाहिर आपकी सपोर्ट से वज़ीर-ए-आज़म बने थे, तब भी कभी कोई बात हुई थी ऐसी कि जी हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, बहुत बड़ी गलती हो गई है, गलत है, इस्तीफ़ा दो शहबाज शरीफ? नहीं, ऐसा था कि हमारी ये राय थी, हमारी पार्टी की कि हमें इलेक्शन में जाने चाहिए, हुकूमत नहीं लेना चाहिए, और इनका भी ये ज़हन था। लेकिन गालिबन जब वो लंदन चले गए और फिर वापस आए, फिर तमाम जमातों का इत्तेफाक नहीं हो सका, और इत्तेफाक इस बात पर हो गया कि असेंबली की मुद्दत को कम नहीं करना चाहिए। असेंबली अपनी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी, लेकिन असेंबली को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, ये जमहूरियत के लिए बेहतर है। तो असेंबली की मुद्दत अभी रहती थी 16-17 महीने, उन 16-17 महीनों को चलाने के लिए फिर ये इत्तेफाक हुआ कि चले हम इलेक्शन में नहीं जाते और हम जाते हैं इस हुकूमत को लेते हैं। हमें तो ये फैसला जो था वो मकबूल फैसला नहीं था, ये ऐसा फैसला जिसको कहना चाहिए कम मकबूल था, या बिल्कुल कमजोर किस्म का फैसला था। उसका हमें बाद में एहसास भी हुआ, लेकिन काम तो हो गया था। पर जमीयत उलमा इस्लाम की ये राय थी कि हम इलेक्शन में जाएं, इनकी भी ये राय होती होगी। तो फिर आपको भी पता है ना, वो जो गूंगा होता है वो गूंगे की माँ उसकी बात समझती है, फिर कहाँ से राय आ जाती है और राय किस तरह तब्दील हो जाती है। मेरा ख्याल में आगे कहना चाहिए देश देश देश। नहीं, लेकिन कुछ तो बताएं कि आपकी राय को नहीं माना गया, यानी पीपल्स पार्टी नून लीग चाहते थे कि इख्तिदार में रहें वो। हाँ, अक्सरियती फैसला यही था कि हम हुकूमत में जाएं, तो वो हुकूमत में हम भी साथ थे, हम दोस्त थे, उनके हलीफ थे, हम साथ थे। लेकिन एक चीज होती है ना जिसको आप कबूल करते हो, और एक ये होता है कि आप उसको बर्दाश्त करते हो। हमने हुकूमत को बर्दाश्त किया था, हमने कबूल नहीं किया। आपने बर्दाश्त किया हुकूमत में रहकर, हुकूमत को भी, और वजारतें भी ली, लेकिन सब बर्दाश्त कर रहे थे कि अच्छा मजबूरी है इसलिए हम साथ चलते हैं। रोकड़ी साहब, आप किस तरह देखते हैं गुजरे 2 साल को, खासतौर पे PDM के 16 महीने को? जिस तरह मियाँ साहब तो उस पर तज़किरा भी नहीं करते, उसका जिक्र भी नहीं करते, नाम भी नहीं लेते, वो तो 2017 से शुरू करते हैं सारे मामले को। देखिए, 2017 से मामला शुरू कर रहे हैं तो फिर पीछे वाला को और मामला लेके आ जाएगा। ये जो इनकी 16-17 महीने की वाला लोग कहते हैं वो तो फिर वो दौर बहुत अच्छा था।
ये वो दौर उससे बेहतर आ जाएगा। लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिबेट। इनका ये भी जो दौर था एज ए प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ का बहुत अच्छा दौर रहा है। अच्छा, अब ये उस चीज को मुस्बित प्रमोट करना या लोगों तक उस बात को इस बयानिए को दुरुस्त अंदाज से लेके जाना, हम तो उनकी पार्टी में है नहीं। हम होते तो हम लोगों को कन्विंस करते कि क्या बेहतरी थी और क्या चीज अच्छी रही है। और कोई भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर जब आती है और वो हालात और वाकयात के मुताबिक होती है कि आपने किस क्राइसिस में कौन से मकाम पर आपने कैसे डिलीवर किया, तो हमारे अभी इन तमाम चीज़ों को जो हो गया हम छोड़ दें। हमने ये सोच रहे हैं कि इस इलेक्शन के बाद पाकिस्तान को हम कैसे स्टेबलाइज करेंगे या जो अच्छी पॉलिसीज इस वक्त बनी हैं हमने इनको कैसे आगे लेकर जाना है, हमने इकोनॉमी को कैसे बेहतर करना है, हमने दूसरे ममालिक से कैसे इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। हमारा जो नौजवान बच्चों का शदीद आवारगी का, बेरोजगारी का और तखयलाती हैजान का शिकार है, हमने कैसे उसको बचाना है। तो नस्ल अपनी को हमने कैसे बचाना है, ये है अपने एसेट्स कैसे बचाने हैं। और हम वो जो एक तरीका है पॉलिटिक्स का पुराने वाला कि जी कमीशन खाए जा रहे हैं और कुछ बंदे ही हैं हर पार्टी में, जब भी गवर्नमेंट आएगी तो कोई 15-20 आदमी आगे होंगे और बाकी पार्टी का कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने उन चीजों को दुरुस्त करना है। लेकिन तो अल्लाह ताला खैर करे। लेट्स ट्राई। आप फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी अच्छी थी लेकिन वो सही तरह बयान नहीं कर रहे और आपका ये काम नहीं, आपकी अलग पार्टी है। अगर उनकी अच्छी कारकर्दगी थी तो आप तो उनको सपोर्ट करें। नहीं, मैं तो करता हूँ। मैं तो जस्ट कॉज के लिए, मेरा मुल्क है, आप जहां पे बेहतर होंगे मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। अदल है क्या? अदल का माना ही यही है कि जो जहां पे ठीक हो उसको ठीक कहा जाए और जो जहां गलत हो, चाहे आपकी कराबतदारी हो, चाहे आपका वो नेपोटिज्म को क्यों जुर्म समझा जाता है। जो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर करप्शन की जो डेफिनेशन है, नेपोटिज्म क्यों करप्शन में डिक्लेयर किया जाता है। हम तो जहां पे भी जो ठीक होगा हम उसकी सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन तमाम बड़े लीडर्स को जो पार्टीज के हैं इनको खुशामदी टोले से भी इन्होंने खुद निजात लेनी है, जो इनको हर वक्त ये बताते रहते हैं कि आप ही हैं तो दुनिया चल रही है और आपके अंदर कोई खामी नहीं है। देखें, ये नहीं कह रहे कि खामी बदतमीजी और बदतहजीबी से बताई जाती है, लेकिन खुशामदी लोगों का जो ज़हूर है वो तमाम पार्टीज में है और तमाम पार्टीज के लिए, लीडरशिप के लिए सबसे बड़ा खतरा वही खुशामदी है। जी सर। मुफ्ती साहब, जिस तरह अभी रोकड़ी साहब फरमा रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ की कारकर्दगी अच्छी थी, आप तो उस हुकूमत का हिस्सा रहे हैं बाकायदा। IPP तो चले अभी नई जमात है, इनके कुछ लोग ज़रूर उस वक्त हुकूमत में होंगे, लेकिन जब नई जमात छोड़कर आ गए, आप किस तरह देखते हैं? आपकी जमात मुतमईन रही शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी से या बिलावल साहब की कारकर्दगी से, जो वजारतें उनके पास थीं, या शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म, इसहाक डार साहब बतौर वज़ीर ख़जाना, ओवरऑल ये कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये PDM का आप समझते हैं अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने 16 महीने में? मैं अपने इलाके का एक वाक़या आपको सुनाता हूँ ना। वो दो कज़न आपने कह रहे थे, तो एक की वालिदा कानी थी और एक की वालिदा जो थी अंधी थी ना जी। तो वो अंधी के बेटे ने वो उसे कहा कि तेरी वालिदा तो कानी है ना, तो उसने जवाब दिया मेरी वालिदा तो कानी है, एक आंख से तो देख रही है ना, और तुम्हारी तो दोनों आंख नहीं देख सकती। हम इसको कंपेयर करते हैं इमरान खान के 4.25 साल से, उसके मुकाबले में देखा जाए तो ये बहुत अच्छी हुकूमत है, बहुत अच्छी हुकूमत है, इसने मुल्क को बचाया है। और अगर आप ये कहें कि आइडियल सिचुएशन थी, तो मेरे ख्याल में वो सब लोग कह रहे हैं आइडियल सिचुएशन तो नहीं थी। तो हम हालत इख्तियार में नहीं थे, हालत इस्तिरार में थे, हमें इमरजेंसी फैसले करने पड़ते थे। फिर वक्त भी 16 महीनों का था, हर एक आदमी के जहन में सवाल था कि अभी हुकूमत गई और इंतखाबात आ रहे हैं, तो हमें ये पोजीशन थी। इसकी बुनियाद को ठीक करना था पिछली हुकूमत में, और जाहिर है वो IMF के वक्त ये बड़ा फैसला था, इस फैसले पर बहस हो सकती थी, लेकिन जब हम आए तो हमारे पास तो ये इख्तियार भी नहीं था कि हम IMF के पास जाएं या न जाएं या सोचें। वो गए थे, हमने उसको रखा। यानी इस तरह की एक पोजीशन है। मैं ये कह सकता हूँ कि आपको नंबर दें तो ये कम से कम 60-65 नंबर के 100 में मुस्तहिक हैं कि इन्होंने ग्रेड से बचाया, डिफॉल्ट से बचाया। दुनिया हमें कर्ज नहीं दे रही थी तो हमें कोई एतमाद पैदा हो गया, और कुछ कारोबारी हुकूमत अच्छा भी हुआ। लेकिन पिछली हुकूमत को देखा जाए फिर तो ये बहुत ही अच्छे हैं,
लेकिन ये आप कह रहे हैं गुट से उसको मिसाल बनाया जा सकता है, तो फिर माफ कीजिए मिसाल तो तब बनती कि किसी एक को ज्यादा अक्सरियत हासिल हो। सिर्फ जमातें हैं तो वो दो मजबूरियां होती हैं। बहरहाल इन जमातों को मिलाकर चलना, उनमें कोई फूट पैदा नहीं हुई और एक दूसरे के मुखालिफ नहीं हुए, दरमियान में हुकूमत गिरी नहीं, सबको लेकर चलें। इन तमाम पॉइंट को जमा किया जाए तो कहा जा सकता है कि ये निस्बतन अच्छी हुकूमत। अच्छा, लेकिन आपने जिस तरह पहले कहा कि हम बर्दाश्त कर रहे थे, कोई खुशी से नहीं थे साथ हुकूमत में होते हुए, अब आपने जिस तरह कह दिया कि कानी हुकूमत थी, तो यही कंटिन्यूटी रहेगी आगे, चूँकि पार्टीज तो यही हैं, तो अगली हुकूमत जिस तरह से नजर आ रहा है तो फिर वो भी कहानी ही चलेगी, वही बर्दाश्त करनी पड़ेगी। नहीं उसामा, ऐसा है कि हमारी ख्वाहिश थी कि हम इलेक्शन में जाएं, हुकूमत में न जाएं। अब जब तमाम जमातें हुकूमत में जा रही थी तो हम अपनी राय तो उन पर मुसल्लत तो नहीं कर रहे थे। नहीं सर, अब कहते हैं ना बात नहीं, दोबारा मेरा मकसद ये था अर्ज करने का कि दोबारा अगर वही जमातें उन्हें आना है तो सर हालात तो वही रहेंगे। फिर दोबारा आज आप देख रहे हैं नून लीग सीट एडजस्टमेंट की बात कर रही है, तो वो जमातें फिर हुकूमत में साथ ही होंगी, तभी सीट एडजस्टमेंट हो रही है। तो वही जमातें पीडीएम थी, वही पीपल्स पार्टी, शायद पीपल्स पार्टी माइनस हो जाएगी। तो अगर वही जमातें कंटिन्यू 16 महीने हैं, तो अगले अगर वो मजीद 16 महीने 2 साल 3 साल रहती हैं तो हालात कैसे बेहतर हो जाएंगे? वो तो फिर कानापन वही रहेगा, बर्दाश्त वही रहेगी। नहीं उसामा, मैं आपसे इख्तिलाफ करता हूँ एहतराम के साथ। ये जो इलेक्शन से पहले सीट एडजस्टमेंट होती है उसका और मतलब होता है, और इलेक्शन के बाद सीट वो मुफाहमत का और मतलब होता है। इलेक्शन से पहले ये मतलब होता है कि हम अपने वोटर को किस तरह ज़ाया होने से बचाएं, अपना वोट किस तरह महफूज करें ताकि हम ज्यादा तादाद के अंदर आगे आ सकें। क्योंकि जब इलेक्शन हो जाए हर एक का हिस्सा जो मालूम हो जाता है, हर एक का जोग्राफी मालूम हो जाता है। अब कहा जाता है कि भाई इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए क्या मुफाहमत की जाए, तो लिहाजा उसको इस पर क्यास नहीं किया जा सकता। अभी जो एडजस्टमेंट होती है वो लोग अपने वोट को महफूज रखने के लिए करते हैं कि इसके अंदर, इस हल्के के अंदर हमारा वोट किस तरह इत्तेहाद किया जाए, एडजस्टमेंट की जाए कि वो बच जाए, और यहाँ हमारा कम है ये किसको दे दिया जाए उसका भला हो जाए। तो ये इस तरह की एडजस्टमेंट होगी। जी, लेकिन मुफ्ती साहब बुनियादी सवाल वहीं रह गया कि 16 महीने में अगर सब मिलकर ठीक नहीं कर सके, जिससे आप भी मुतमईन नहीं हैं और यकीनन आपने खुद कहा लोग भी मुतमईन नहीं हुए, तो आगे कैसे हो जाएगा? मैं ये सवाल लेकर रोकड़ी साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। तो ये जो हमने देखा, अगर वही जमातें आगे कंटिन्यू करती हैं, यही जमातें हैं ना पाकिस्तान में, तो वही अगर आगे आती हैं, तो अगर 16 महीने में लोग मुतमईन नहीं हुए, हमने माशी तौर पर देखा कि अच्छी कारकर्दगी नहीं रही और चैलेंजेस इसी तरह हैं, तो आगे कैसे ये बेहतर परफॉर्म कर लेंगे? नहीं ना, अभी अगर आप मुफ्ती साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ। रोकड़ी साहब जरा काफ़ी देर से ज़रा उनसे सवाल नहीं हुआ। जी रोकड़ी साहब, आप इस पर बताइएगा, आपका क्या मौक़िफ़ है आपकी जमात का? जी मेरा ख्याल है खुरम रोकड़ी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। ब्रेक है, न्यूज़ अपडेट्स भी हैं और उसके बाद जमात JUI के रहनुमा हमारे साथ हैं, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब भी और खुरम रोकड़ी साहब भी हमारे साथ होंगे। और ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या बिलावल भुट्टो जो दावा कर रहे हैं कि जनाब हमें भी आजमा कर देख लें, तो एक नौजवान क़यादत है, क्या इससे लोग उनको वोट करेंगे या किसको पैगाम दे रहे हैं? ब्रेक के बाद अब पता चला। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि अब मुझे मौका देकर देखें कि 70 साल के बाबू ने क्या दिया है। किसी को दूसरी दफ़ा, किसी को चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाने से बेहतर है कि किसी नौजवान को बनाया जाए। और ये बिलावल ने पहले भी ये बात की है कि मैं ही मसाइल हल कर सकता हूँ। तो क्या वाकई इस तरह जिस तरह जाकर उन्होंने एबटाबाद में बात की है, क्या उनके वोटर्स उनका साथ देंगे या दीगर जमातों के वोटर्स भी उनके साथ आएंगे? हम बात करें मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब से, जमीयत उलमा-ए-इस्लाम के रहनुमा हैं, और खुरम रोकड़ी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हमारे साथ हैं। खुरम रोकड़ी साहब, आप क्या प्रॉस्पेक्ट्स देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परफॉर्म करने के, या बिलावल साहब के कुछ चांसेस हैं? वो कह रहे हैं कोई नई क़यादत होनी चाहिए, और यानी हम किसी भी जमात को देख लें तो वो समझते हैं कि जी वो सारे ही पुराने लोग हैं। तो सर नहीं, नई क़यादत नई क़यादत को नए लोग आ गए। देखें, इनके पास बहुत अच्छा चांस था पीपल्स पार्टी के पास, जब गवर्नमेंट बनी 16-17 महीनों की, तो ये उस वक्त डिफरेंट प्रोविंसेस में, खास तौर पर पंजाब में उस वक्त आते और अपने लोगों को मुतहरिक करते या नए लोगों को शामिल करते। अब जब वो टाइम गुजर गया, एक मेहनत का जो टाइम था वो गुजर गया, आज अगर मैं कहूं कि जी मुझे मौका दे, तो मौका तो पब्लिक ने देना है, अवाम ने देना है। वोट आपने अवाम से लेना है, जाके इलेक्शन के लिए बंदे आपने अपने प्रोविंस के अंदर खड़े करने हैं। तो मौका कौन दे?
मैं कई दफा सुनता हूं, कौन मौका दे, कहां से मौका लेना चाहिए। आई थिंक कि पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा कर सकती थी अगर वो 16 महीनों के अंदर जो उनकी अपनी गवर्नमेंट थी उसमें वो पंजाब को प्रायोरिटी देते और साउथ में या इवन नॉर्थ पंजाब में ये अपने लॉन्च करते अपनी पार्टी को प्रॉपर तरीके से, जो उन्होंने नहीं किया। तो अब आ गया इलेक्शन, अब उनके पास रेस है कि बचता है सिंध, और सिंध ने भी इस दफा उनको MQM ने जैसे इल्हाक कर लिया उनके साथ पहले ही, और GDA है, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, तो पीपल्स पार्टी के पास को आज मौका नहीं मिला। 15 या 20 साल से तो सिंध में गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, तो नए चेहरे कहां से आ रहे हैं और कौन नया चेहरा है, ये भी एक सवाल है। हाँ, ये हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास नए चेहरे हैं, या हमारे पास वो मौरूसी सियासत नहीं है, या हमारे पास खानदान नहीं है, या ना हमारे पास वो एक ट्रांसफर नहीं हो रही चीज। तो लेट्स सी आगे क्या होता है उसामा जी। तो टाइम मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का जो था वो गुजर गया। जी सर। जी ठीक। अच्छा मुफ्ती साहब, अब पीपल्स पार्टी के जितने भी रहनुमाओं से हमारी बात होती है, प्रोग्राम में भी आते हैं, वो कहते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंध में आप GDA से इत्तेहाद करें, फजल रहमान साहब की जमात आ जाए, MQM हो, इकट्ठे, ये कुछ पहली दफ़ा नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ये सब इकट्ठे हो जाते हैं जब भी इलेक्शंस आते हैं, इनको सिंध याद आ जाता है, और इनको हमने हमेशा शिकस्त दी है। खैर ये उनको हक बजाने हैं कि वो ऐसा कहते हैं, उनको ऐसा कहना चाहिए, और जो लोग इत्तेहाद बनाते हैं उनका भी हक है, उनके खिलाफ कानून या खिलाफ आइन बात नहीं करते। जी पता तो चलेगा 8 को, अगर लोगों को 15 साल की तर्ज हुक्मरानी अच्छी लगी तो इत्तेहाद रह जाएंगे, फिर पार्टी जीत जाएगी। और अगर लोगों को ख्वाहिश हुई कि हम चेहरों को तब्दील करें और सिस्टम को थोड़ा बेहतर कर दें, और ये ठीक 15 साल नहीं थे, तो फिर नए लोग आ जाएंगे। तो इनको नए लोग आने पर भी नाराज नहीं होना चाहिए, वो भी पाकिस्तानी लोग हैं, तजर्बा वो भी करें, अपना हक हुक्मरानी वो भी इस्तेमाल करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी समझे कि हमेशा के लिए ये इत्तेहाद भी नाकाम रहेगा, हो सकता है ये इस वक्त कामयाब हो जाए। तो ज़्यादा जो आप एतराज़ करते हो, ज़्यादा जो आप बुरा भला कहते हो, उससे तो लगता है कि ये ख़तरनाक किस्म का इत्तेहाद है जो आपको आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि बाज़ औक़ात नफ़सियाती तौर पर अपने कारकुनों को ज़िंदा रखने के लिए और उनका मोराल बुलंद रखने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं कि पहले भी इत्तेहाद हुआ तो क्या हुआ, अब क्या हो जाएगा। लेकिन देखें, पहले इत्तेहाद के अंदर ये लोग नहीं थे, यानी मतलब है कि एक किस्म का इत्तेहाद होता GDA का, लेकिन उसके अंदर MQM शामिल नहीं थी, और शहरी इलाकों में और पोजीशन थी और देहात में और पोजीशन थी, अंदरून सिंध की। इस दफ़ा थोड़ी तब्दील है, तो तवक्को की जा सकती है कि सिंध के अंदर तब्दीली आ जाए। अच्छा रोकड़ी साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में जिस तरह हम सियासत को देख रहे हैं, कहीं एक सूबे में एक दूसरे के मुखालिफ हैं तो सेंटर में इकट्ठे होते हैं, ये हमारा माजी है। आपको लगता है इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं? तो क्लियर कट लोगों का स्टांस तो हो कि क्या है, वही जमातें जो हैं साथ रहीं, अलग हो गई, MQM कभी पीपल्स पार्टी के साथ, यानी हर दफ़ा इक़्तिदार में साथ। इससे मुश्किल नहीं हो जाती मुख्तलिफ जमातों के लिए अपनी आइडेंटिटी क्लियर करना कि जी आप सिंध में आप एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, विफाक में आप इकट्ठे हैं, तो इससे एक वोटर कन्फ्यूज़ नहीं हो जाता? देखिए अजीज जी, वोटर कंफ्यूज नहीं हो जाता, वोटर को कंफ्यूज रखा जाता है। प्लस हमारी सोसाइटी अभी तक अर्बन और रूरल का जो फ़र्क है वो इतना शदीद है कि रूरल का जो वोटर है उसको उसकी प्रायोरिटी, उसका सोच, उसकी मसाइल वो टोटली डिफरेंट है। रूरल का जो वोटर है उसकी तमाम ज़िंदगी इवॉल्व करती है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के साथ, जिसका जो आपने तबाह कर दिया, बनने नहीं दिया। तो लोगों को कंफ्यूज हमने खुद रखा हुआ है। लोगों के जो असल मसाइल हैं हम उनको जो यानी हर आदमी, तंदूर के ऊपर रोटी लगाना एक अज़मत का काम है, लेकिन तंदूर के ऊपर रोटी लगाते वक्त पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के बड़े फैसले के ऊपर हुक्म सादिर कर देना, ये अजब बात है। आप दुनिया में कहीं नहीं देखेंगे कि आदमी अपने फील्ड से हट के किसी और चीज़ का मास्टर बन गया। तो यहाँ हर आदमी सियासतदान बन गया, हर आदमी को सिवाय सियासत के, नफरत के, और दूसरी पॉइंट, सियासत को ये हक व बातिल की जंग तो है नहीं। हमने एक और बहुत बड़ा जुल्म किया पॉलिटिकल पार्टीज में से एक सेक्शन ने कि उसने अपनी पार्टी के साथ लोगों को या दूसरों को हक और बातिल का एक मैदान करार दे दिया।
तो रूरल और अर्बन का डिफरेंस भी समझिए, और पार्टीज की जो पॉलिटिकल एक्सीलेंस है उसमें फुकदान है, इसको भी मानिए। पॉलिटिकल रियलिज्म का इनकार करना, इसको भी मानिए। इसी वजह से आइडियलिज्म के आ जाएगा, कोई खड़ा हो जाएगा कहेगा मैं 2.5 करोड़ घर बना दूंगा, कोई कहेगा मैं आपके लिए क्या कर दूंगा, यानी तमाम वो बातें जो वो ना भी कर सके तो लोग फिर भी उससे ये नहीं पूछते कि तुमने क्यों नहीं की ये बात। यानी किसी भी मुआशरे के अंदर मैं क्लेम करूं कि मैं कि मकाम पे आऊंगा और मैं वो काम करूंगा, तो और मुझे वो सारी फैसिलिटीज और मेरे पास वो चीजें मिले और मैं वो काम ना कर सकूं, तो अगली दफा मेरे से पूछना चाहिए ना उन लोगों के, भाईजान तुमने जो पहले वादे किए थे वो कहां पे हैं। तो ये आइडियलिस्टिक अप्रोच में लोगों को वो जो एक अजीब सा हम क्रिएट करते हैं और लोगों को, और लोग भी उस पर राजी हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें बहुत ज्यादा मैच्योरिटी की भी जरूरत है और हमें सच्चाई की भी जरूरत है, क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ा इशू है वो बेइंतहा शदीद झूठ है और फिर गुमान की बुनियाद पर हुक्म लगा। यानी सोशल मीडिया आया, लोग प्रिपेयर नहीं थे, जो झूठ है जो प्रोपेगेंडा है वो अपने मुल्क में अपने मुल्क के खिलाफ आप देखेंगे, फिर उसको आप देखेंगे वो चलता रहेगा। तो हमें बहुत सारे एंगल्स पे काम। उसामा, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्त एक और बात करता हूँ। मैंने ट्विटर के ऊपर एक छोटा सा क्लिप चढ़ा, एक कुत्ता है उसके ऊपर उन्होंने एक पार्टी का झंडा बांधा हुआ है और 12-12, 13-13 साल के बच्चे हैं, वो निहायत वहशियाना तरीके के साथ और बेदर्दी के साथ उस जानवर बेचारे को मार रहे हैं और वो सहमा हुआ भाग रहा है। आप सोचें कि किस जनरेशन को, किस लेवल पे इन बच्चों को, यानी उनके कितने टॉक्सिक हैं दिमाग, वो 12-12 साल के बच्चे हैं, वो आगे क्या करेंगे जिंदगी में। यानी एक बेजान के ऊपर उनको हमने इतना नेगेटिव पॉलिटिसाइज किया अपने मुल्क के अंदर कि 12-12 साल, 10-10 साल के बच्चे कुत्ते के ऊपर एक और पार्टी का झंडा बनाकर और बेइंतहा तशद्दुद कर रहे हैं, उस जानवर को मार रहे हैं। जस्ट थिंक कि हम कहाँ खड़े हैं और ये जो नस्ल जो हमारे पास अगली आ रही है, हमने इनको कैसे कैसे बचाते हुए, क्या ये है हमारे थ्रेट, ये हमारे असल काम करने के जिनको हमने सोचना है। तो वी हैव टू वेरी सीरियस अबाउट ऑल दिस जो कुछ हो रहा है। जी साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा खुर्रम रुखी साहब, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुफ्ती साहब, जो बात अभी हो रही थी ये इत्तेहाद की और मुख्तलिफ जमातों की, तो ये आप समझते हैं ये मुश्किल नहीं हो जाता एक वोटर के लिए कि सिंध में हम देख रहे हैं कि आप इत्तेहाद बना के अलग से पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, जबकि विफाक में हमने देखा कि सब जमातें इकट्ठी होती हैं, तो इससे वोटर कन्फ्यूज़ नहीं होता, या वो समझ जाता है कि बल्दियाती इलेक्शन और है, सूबे का इलेक्शन और है, कौमी असम्बली का इलेक्शन और है? मैं इस सवाल को ज़्यादा ज़रूरी से नहीं समझता कि हमने सिंध के अंदर जाना तय किया है मुस्लिम लीग नून के साथ, तो अभी किसी और सूबे में तो नून के खिलाफ तो हम नहीं गए ना जी। अब हम नून के खिलाफ जाएं तो हम ये कह दें कि भाई आप तो KPK के अंदर चले गए पीपल्स पार्टी के साथ, और सिंध में आप चले गए पीपल्स पार्टी के खिलाफ नून के साथ, ऐसा तो नहीं है। अभी हमने एक सूबे के तौर पर तय किया है कि हम जाएंगे नून के साथ सूबा सिंध में, तो अभी बाकी 3 सूबे तो रहते हैं ना। तो ये ठीक है कि एक साथी के एक पार्टी के साथ एक जगह इत्तेहाद हो, एक जगह मुखालिफत हो, तो वहाँ वोटर कंफ्यूज होता है। लेकिन इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से इंशाअल्लाह कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हम इंशाअल्लाह इस वोटर की आखिरी सवाल खत्म करेंगे। मुफ्ती साहब, आपसे आखिरी सवाल, देखिए वही जो तब्दीली का नारा तहरीक इंसाफ लगाती थी, आपने बिलावल वही बात कर रहे हैं कि जी आपने बाबे 70 साल के देख लिए हैं, कोई 2 दफ़ा कोई 4 दफ़ा वज़ीर आज़म, उससे बेहतर है कि आप मुझे मौका दें। क्या कहते हैं आप, ये इसमें अपील नहीं है कि चलें कोई नया आदमी ट्राई कर लेते हैं, नौजवान है बिलावल? नहीं, इसमें 2 बातें आपको देखनी होगी ना जी। एक बात तो ये देखनी होगी कि एक आदमी होता है, बिलावल तो एक अकेला है ना जो नहीं, बाकी तमाम पार्टी तो वही 70 साल के बाद है। अब खुर्शीद शाह कोई नौजवान आदमी है, नवीद कमल कोई नौजवान आदमी है, अच्छा जरदारी साहब खुद उनकी क्या पोजीशन, ये तो सब लोग हटाएंगे और सब नौजवान आएंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। अब एक आदमी के आने से क्यादत नौजवान नहीं होगी। और दूसरी ये बात कहते हैं जरा एहतियात भी करनी चाहिए, इसलिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वोट दिए पीपल्स पार्टी के थे, उसके बाद बेनज़ीर साहब आई है और 2 दफ़ा, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी आए, फिर परवेज़ अशरफ आए। तो इसका माना है कि ये अदम एतमाद कर रही है अपनी जमात की हुकूमतों पर। वो भी तो 25 साल के नौजवान तो नहीं थे, बाबे थे और बाबे हैं। मेरे ख्याल में
तो ठीक है। कहा होगा कि मैं इंटरेक्शन पैदा करूँ जी। और लोग मुतवज्जो होंगे। बहुत शुक्रिया। इसलिए जो है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, जमीयतुल इस्लामी रहनुमा, आपने हमें वक्त दिया। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर मसूद खान साहब ने, और दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुल्क में ऑपरेशंस भी जारी हैं और शहादतें भी हो रही हैं हमारे जवानों की, लेकिन भरपूर तरीके से मुकाबला किया जा रहा है दहशतगर्दी का। इसके ख़ात्मे के लिए भरपूर कोशिश पाकिस्तान के इदारे कर रहे हैं। और हमने देखा कि अब फिर एक ऑपरेशन किया गया जिसमें 4 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं और पाक फ़ौज की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए, लेकिन एक जवान भी शहीद हुआ है। ब्रिगेडियर साहब, ये जो हम देख रहे हैं, एक दफ़ा फिर ऐसे लगा कि दहशतगर्दी तकरीबन ख़त्म हो रही थी, दोबारा उससे सर उठाना शुरू कर दिया और अब भी ऑपरेशंस हम देखते हैं जारी हैं, दहशतगर्दों का ख़ात्मा किया जा रहा है, लेकिन फिर कोई ना कोई वाक़या हम देख लेते हैं। इसकी वजह क्या है? क्या अफ़गान हुकूमत में तब्दीली आई, उसके बाद हमने देखा कि एकदम कई गुना इजाफा हो जाता है दहशतगर्द हमलों में, वो वजह है, या इनके स्लीपिंग सेल्स यहाँ पर पहले से मौजूद हैं? जिस तरह से अब गैर मुल्कियों को निकालने की बात हो रही है, वो ज़्यादा एक्टिव हो गए, क्या वजूहत हैं इसकी? बहुत शुक्रिया उसामा। देखिए, ये 2021 में बिफोर टेकिंग ओवर बाय अफगान तालिबान, पाकिस्तान में जो टेररिज्म थी वो 86% रिड्यूस हो गई थी। तो हमारे जो दुश्मन थे वो पाकिस्तान को उन्होंने फिर कन्फ्रंट किया था विद 5th जनरेशन वारफेयर, हाइब्रिड वारफेयर, और टेररिज्म भी साथ कर रहे थे, लेकिन रिडक्शन थी। लेकिन 15 अगस्त 2021 के बाद से लेकर आज तक कि जो है कि पाकिस्तान में 60% टेररिज्म इंक्रीज हुई है, 500% सुसाइड अटैक्स इंक्रीज हुए हैं। और इसमें आप देखें कि स्पेशली जो सुसाइडर्स थे, 15 उनमें अफगान नेशनल्स थे, और जो इनकाउंटर्स में मारे गए वो 64 अफगान नेशनल्स थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अफगान तालिबान के टेक ओवर करने के बाद उसमें इंक्रीज आया, इसमें एक स्पाइक हमने देखी कि एक बड़ी इंक्रीज हुई टेररिस्ट एक्टिविटीज राइट फ्रॉम देखें आप चतराल से लेके पसनी तक में अटैक्स हुए, और ख़ास तौर पर नवंबर के महीने में आपने देखा कि ये अटैक्स जो हुए कि इसमें नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हुआ, DI खान बड़ा टारगेट रहा है, टांग टारगेट रहा, फिर इसके बाद देखें PF बेस मियावाली हमने देखा, फिर इसके अलावा 13 में लेफ्टिनेंट कर्नल हसन जो शहीद हुए, फिर पसनी में अटैक हुआ, और मोर रिसेंटली चतराल में उरसोन की जगह पर, जहाँ पर पहले भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 दहशतगर्दों को मारा था, कल उन्होंने उधर भी वहाँ 2 मारे हैं। So there is a terrorist activity इसमें राइज है। अनफॉर्चुनेटली कि हमारा जो कहना का मतलब ये है कि एक्टिविटी जनरेट करी फ्राम अफगानिस्तान से, डिस्पाइट द फैक्ट पाकिस्तान ने उनको ऑलरेडी बताया है और उनको ऑलरेडी विद एविडेंस शेयर किया था कि ये एक्टिविटी यहाँ से, उनको भी पता है कि यहाँ से लोग आ रहे हैं, तो वहाँ से जो सेफ हेवंस वहाँ से यूज़ कर रहे हैं। और रिसेंटली एक बड़ी इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट कोशिश की गई थी बॉर्डर से, तो वो भी दैट वाज आल्सो थ्रेटेड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। सो पाकिस्तान में फिर एक सर्च देखे रीजंस अगर आप कहते हैं, तो एक तो ये है कि ये एक्टिविटी जनरेट ज़्यादा हुई जब से डेडलाइन जो ख़त्म हो गई थी 31 अक्टूबर, दैट वाज वन रीज़न। सेकेंडली ये है कि जो क्रैक डाउन किया ऑन स्मगलिंग, वो दैट वाज अनदर फैक्टर। और इसके बाद जो स्ट्रीम लाइनिंग करने की कोशिश की गई थी अफगान ट्रांजिट ट्रेड, वो भी एक अनदर फैक्टर है। तो ये चीज़ें मिला के इस पर उनकी कोशिश रही है कि जो हॉस्टाइल एजेंसीज है वो पाकिस्तान में बेसिकली वो एक किस्म के चाहते हैं, एक लेवरेज के तौर पे इन प्रॉक्सीज को यूज़ करना चाहते हैं, एज ए बारगेनिंग चिप इस्तेमाल करना चाहते हैं। बट पाकिस्तान हैज़ ऑलरेडी कन्वेड टू देम कि जी इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, अगर कोई बातचीत होगी तो अफगान तालिबान से होगी, लेकिन इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जी, आप क्या देखते हैं TTP को किस हद तक सपोर्ट अब भी मिल रही है, या जिस तरह से पाकिस्तान की जो डिमांड्स हैं वो क्यों नहीं मानी जाती हैं, और क्या आने वाले दिनों में अफगान हुकूमत इस बारे में सोचेगी? देखें, अफगान गवर्नमेंट को तो सोचना चाहिए। अभी देखें ना कि अभी शक तो नहीं, यूनाइटेड नेशन की जो मॉनिटरिंग टीम है उन्होंने कंफर्म किया कि यहाँ पे जो प्रॉक्सीज अभी अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। जो यूनाइटेड नेशन के जो स्पेशल जो US के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लिंडा वेस्ट, उन्होंने भी कंफर्म किया यहाँ भी एक्टिविटीज़ हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्पेशल एनवॉय है अफगानिस्तान, टॉम वेस्ट है, उन्होंने भी कहा यहाँ से TTP और ISK के यहाँ पे अलायंस हो रहा है, तो वो तो कंफर्म है। तो उससे ये है कि नुकसान तो अफगानिस्तान का अपना होगा। सो देयरफॉर देयर आर डिम चांसेस कि उनको रिकग्नाइज कोई नहीं करेगा।
क्योंकि उन्होंने प्लेज किया हुआ है टू इंटरनेशनल कम्युनिटी कि वो वहाँ से दे विल नॉट अलाउ कोई किसी को कि उनकी टेरिटरी को यूज़ करे। लेकिन अफगान गवर्नमेंट को रियलाइज़ करना चाहिए फॉर उनकी अपने जो पीस में और पीस के लिए डेवलपमेंट के लिए जिस इम्पोर्टेंट की जो पाकिस्तान कह रहा है, जो वहाँ पे लोग ऑपरेट कर रहे हैं, पाकिस्तान हैज़ ऑलरेडी गिवन द एविडेंस। अब रिसेंटली जो हमारे स्पेशल एनवाई ऑन अफगानिस्तान दुरानी साहब ने भी कहा है कि देयर आर 6000 जो टीटीपी के फाइटर्स हैं, दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम इनसाइड अफगानिस्तान, और एविडेंस शेयर किया गया है विद अफगान ऑफिशियल्स के साथ कि कहाँ कहाँ से वो दे आर ट्रेनिंग है। कुनार में बैठे हुए हैं, नंगहार में हैं और नूरिस्तान में है, तो वहाँ पे वो एविडेंस भी शेयर किया गया है। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द अफगान ऑफिशियल्स की वो अपने जिम्मेदारी का एहसास करें और इस पर अकॉर्डिंगली एक्शन लें। जी, लेकिन वो बड़े आराम से कहते हैं जी हम इनका क्या करें, हम तो नहीं इस्तेमाल होने देंगे, हमारी यही पोजीशन है, और कोई ज़मीन नहीं इस्तेमाल हो रही उनको, जबकि सबूत भी दे दिए जाते हैं। अब दूसरा ये कि जो अब गैर मुल्की रह रहे थे गैर कानूनी तौर पर, क्या उनको भेजने से आपको लगता है कि कुछ बेहतरी आ सकती है, क्योंकि इनकी आड़ में कुछ दहशतगर्द ज़ाहिर आ जाते होंगे? जी हाँ, देखें कि अभी अनफॉर्चुनेटली लोगों को अभी चीज़ों में कंफ्यूज कर रहे हैं। देखें जी, जो पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं वो इलीगल अफगान नेशनल्स हैं या बाकी मुल्कों के भी हैं। जो डॉक्यूमेंटेड अफगान हैं, जो कि जिनको प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड्स हैं या दोज आर हैविंग अफगान सिटीजन कार्ड्स, वो हैं 23 लाख के करीब हैं। वो तो पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो क्योंकि उनको कोई नहीं चढ़ रहा है। ये वो 1.7 मिलियन की फिगर तो दी है यूरोपियन एजेंसी, असाइलम एजेंसी है उन्होंने। तो देखें कि उनको यहाँ से डिपोर्ट करें, तो इनके जो आप देखें कि जो फैसिलिटेटर्स हैं इनके अंदर हैं और इनमें जो सिंपथाइजर्स भी हैं, कुछ इसमें लोग बेसिकली देन दे आर बीइंग यूज्ड बाय हॉस्टाइल एजेंसीज, और फिर इसका भी एविडेंस है। फिर मोस्टली इनमें से लोग जो है स्ट्रीट क्राइम्स में भी इन्वॉल्व है, स्पेशली कराची जैसे शहर में। तो वो है तो एक सिक्योरिटी है, फिर आपकी इकानमी पर भी एक बर्डन है, बहुत सारे मसाइल हैं। तो फॉरमोस्ट इज योर सिक्योरिटी देन योर इकानमी। तो आपने इनको इंश्योर करने के लिए एक स्टेप लिया। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। देखें, पहले भी ये प्रोग्राम प्लान्स बनते रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कोई नहीं कर सका था, बट दिस टाइम गवर्नमेंट ने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। जी, और ब्रिगेडियर साहब, ये अमेरिकन वेपन्स इन दहशतगर्दों के पास होना, लेटेस्ट वेपन्स जो दुनिया में स्पेशलाइज्ड फोर्सेस के पास होती हैं, अमेरिकन फोर्सेस में भी जो उनके पास स्पेशल फोर्सेस होंगी उनके पास, वो इनके पास आ चुकी हैं, ये कितनी ख़तरनाक बात है। और इनकी ट्रेनिंग किसी ज़ाहिर है इनको जो महफूज जगह मिलती होगी वहीं पर ये लोग ट्रेंड हो सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही एक सीरियस डेवलपमेंट है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट द रीजन है। फिर इसके बाद सब्सिक्वेंटली तो इंटरनेशनली इसका भी एक बड़ा सीरियस इम्प्लीकेशंस होंगी। अमेरिकन जाते हुए $7 बिलियन के वेपन्स यहाँ पे छोड़ के गए हैं, वेपन्स एंड इक्विपमेंट। अभी देखें कि कंफर्म है, फॉरेन पॉलिसी ने भी लिखा है कि अफगान तालिबान नाउ दे हैव बिकम आर्म्स ट्रेडर्स। तो साउथ में और ईस्ट में, कंदहार में, पंजवाई में मार्केट से यहाँ वेपन्स का कारोबार होता है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये टीटीपी वाले जो है दे आर हाईली इक्विप्ड जो विद दिस वेपन्स है, और इसमें M4 है, M16 है, और नाइट विजन डिवाइसेस से तो रात को भी वो इजीली अभी मूव करते हैं। तो और स्नाइपर्स हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के, तो उनको एक एडिशनल उनको एक कैपेबिलिटी मिली है। और फिर देखें कि दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम इनसाइड अफगानिस्तान, वो भी एक फैक्टर है। तो दैट इज़ अनफॉर्चुनेट, इसकी वजह से एक बड़ा सीरियस डेवलपमेंट है। तो पाकिस्तान ऑलरेडी इसको रेज कर चुका है और अमेरिकन को भी पता है, और फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने भी इसको लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसके बारे में लिखा था कि वेपन्स वहाँ पे इस तरीके से यूज़ हो रहे हैं। तो सर, ये अब किस तरह इनके पास पहुँचे? ये क्या अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि जो वेपन्स अमेरिका वहाँ छोड़ गया तो वो इनके पास कहाँ से, दहशतगर्दों के पास कहाँ से आ रहे हैं? चले, अफगान हुकूमत जो है या अफगान तालिबान है उनके पास तो समझ आती है, यहाँ तक कैसे पहुँच रहे हैं? देखें जी, वो तो खुद फिर आगे ये इनको मिल गए हैं ना। जब आप प्रॉक्सीज को यूज़ करते हैं तो फिर आप उनको इक्विप भी करते हैं, आर्म भी करते हैं, फाइनेंस भी करते हैं, ट्रेन भी करते हैं, एंड देन दे आर अकॉर्डिंगली गिवन द मिशंस। वो यही यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। बाकी इसके अलावा ये है कि कोई भी जाके वहाँ से वेपन्स खरीद सकता है। और फिर अभी ये देखें कि अफगानिस्तान से जो थ्रेट एमिनेट कर रहे हैं, नॉट ओनली टू पाकिस्तान, वहाँ पे एक और अभी ऑर्गेनाइजेशन बनी है नॉर्थ में, तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान, तो बदख्शां में वो बन गई है। दे आर नाउ थ्रेटनिंग ताजिकिस्तान। और जी मेरा ख्याल है ब्रिगेडियर साहब से जी राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है, उनसे दोबारा बात करेंगे। जी ब्रिगेडियर साहब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा सर।
मैं बता रहा था कि जी कि वो जो ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है वो चाइना को थ्रेट कर रही है, और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान है वो उज़्बेकिस्तान को थ्रेट कर रही है। तो वहाँ से बहुत सारी प्रॉक्सीज अभी वहाँ पे तैयार हुई हैं और ऑपरेट हो रही हैं। वो एक रीजनल थ्रेट है, ये कंसर्न सेंट्रल एशियन स्टेट्स ने तो ऑलरेडी कन्वे किया है। तो ये सब्सिक्वेंटली और ये रशिया में भी जाएगा। ISK की बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और रिपोर्ट्स अभी जो आ रही हैं इस पर यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग टीम दिस अलायंस है ISK एंड TTP। सो डेवलपमेंट जो रीजन में हो रही है अफगानिस्तान में बड़ी सीरियस किस्म की हो रही है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ टू टेक राइट डिसीजंस राइटली, और इससे पहले कि वो लेट हो जाए। सर, ये कब तक हम देखेंगे, ये जो अब दहशतगर्दी की एक लहर हमने देखी है, कितना अरसा लगेगा कि इसको पूरी तरह से हम ख़त्म कर सकें? इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिस तरह से हमने देखे हैं, लेकिन उनके पास इतनी खौफनाक वेपन्स होती हैं, जाकर ज़ाहिर है कि उनको हलाक भी किया जाता है, और ये उस तरह से नहीं है जिस तरह हम देखते हैं कि जनाब जाकर और कोई पता लग गया और ऊपर से बॉम्बिंग कर दी जाए। तो हमारे जवान तो ख़ुद अपनी जानें हथेली पर रख कर जाते हैं, उसमें शहादतें भी होती हैं। तो ये ज़ाहिर है इनके स्लीपर सेल्स हैं, तो कितना अरसा लग सकता है इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने में? देखिए उसामा, ये जंग बड़ी तवील है। एक दफ़ा हम कामयाब हो चुके थे, जहाँ 2021 से पहले देखें सक्सेसफुल थे, और दुनिया को हमारी मिसालें पाकिस्तान आर्मी की, अफवाज पाकिस्तान की मिसालें दी जाती थी कि उन्होंने टेररिज्म को कैसे एलिमिनेट किया। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने जिस रीजन बताया 2021 के बाद सर्ज आई है। कता कलामी माफ, ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। प्रोग्राम खत्म होने से पहले मैं चाह रहा हूँ उनका भी ओपिनियन आ जाए। ब्रिगेडियर बाबर साहब, ये फरमाइएगा, जो हम देख रहे हैं ये दहशतगर्दी, आपकी नज़र में इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? जी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी 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 ब्रिगेडियर साहब प्लीज़। वजह तो हम सबको पता है, दहशतगर्दी की जो सबसे बड़ी वजह है वो तो एक तो डेफिनेटली जो हमारे एनिमीज हैं, हर वक्त उनकी कोशिश ये रहती है कि पाकिस्तान में इस तरह की दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम रखा जाए। और रिसेंट जो वेव है मेरे नज़दीक उसकी एक रीज़न तो ये भी है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इतना टाइमली और मैं कहता हूँ बड़ा सही डिसीजन लिया कि यहाँ से जितने भी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं अपने अपने वतन को वापस जाएं। उससे ज़्यादा लोगों को इश्यूज हैं वेस्टर्न साइड पे अफगानिस्तान में, और कुछ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है अपना सही तरीके से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का रोल होता अदा नहीं कर रही है। अपने मुल्क पर रिपेज गवर्नमेंट उनकी है नहीं है, वहाँ पर बैठे लोग वो पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी करते हैं। अफगान गवर्नमेंट के अपने लोग कुछ गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हुए भी उनके साथ मिले हुए पाकिस्तान गायब बताते रहते हैं। और ज़ाहिर है आलमी ताकतें हर किसी का तीसरा अपना किरदार है, तो पाकिस्तान को बैटल ग्राउंड बनाने की कोशिश करते हैं, माजी में भी करते रहे। वो तो फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कौम और सबसे बढ़ के पाकिस्तान की फौज ज़ाहिर है इतनी मजबूत है कि उसने हमेशा इनको डिफीट की, अभी भी इंशाल्लाह इनको शिकस्त देंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो हम सबको पता है। इंडिया को तो खैर हमें बताने की बार बार ज़रूरत नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली जो वेस्टर्न साइड से ऑफ लेट जो अफगानिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स है वो बहुत ही मायूस कुन है, ये रिस्पॉन्सिबल है। कम से कम इसकी उम्मीद थी बिकॉज पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की सपोर्ट की है, चाहे गवर्नमेंट वहाँ पर कोई भी हो। अफगानिस्तान के लोगों की हमेशा कॉज के लिए पाकिस्तान ने कोशिश की है, आज भी हम कोशिश कर रहे हैं। आज भी पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है दुनिया में जो अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट के लिए रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ एक ओपन विंडो है जिसके जरिए आज भी वो दुनिया तक उनकी बात पहुंचती है। लेकिन अफगान इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो अनफॉर्चुनेटली अपना वो जो उनको किरदार एक जिम्मेदार रियासत का होना चाहिए वो नहीं अदा कर रहे, जिसकी वजह से वहाँ से जो एलिमेंट्स है वो पाकिस्तान में यहाँ पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब, मसूद खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।